नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को समझने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम स्टॉक एक्सचेंज क्यों पड़ गया। स्टॉक का मतलब क्या होता है बताइए। एक शेयर होगा तो उसको बोलेंगे शेयर्स है, और बहुत सारा शेयर होगा तो उसको बोल देंगे स्टॉक है। तो वो जो स्टॉक है, चलिए शेयर्स का ग्रुपिंग को बोल दिए स्टॉक। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, कोई चीज एक्सचेंज करना। शेयर्स एक्सचेंज करना मतलब कि बाइंग करना, सेलिंग करना। तो एक्सचेंज का मतलब हो गया कि सेलिंग बाइंग, है ना। बाइंग सेलिंग कहां पर होता है, मार्केट में होता है। ठीक है, स्टॉक का मतलब हो गया शेयर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शेयर्स मार्केट कह सकते हैं। कह सकते हैं पक्का। तो हम लोग शेयर्स मार्केट को ही कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर शेयर्स का खरीदा होता है और बिक्री होता है। ठीक है, दैट्स इट। ये जो प्रोसेस है खरीदने का और बेचने का, ये प्रोसेस को जो समझ लेता है ना, वो स्टॉक मार्केट को समझ लेता है। और हम लोग को यही प्रोसेस को समझना है। ऐसा क्यों। अगर आप सेबी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करेंगे, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको ये प्रोसेस जानना जरूरी है, क्योंकि आप अंततः क्या करने वाले हैं, रेगुलेट करने वाले हैं। तो कोई ही आप रेगुलेट तब करते हैं जब उस पूरा प्रोसेस को आप समझते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग को समझना है। एक कस्टमर जो शेयर मार्केट में गेम कर रहा है, उसको ये जानना जरूरी नहीं है। लेकिन आप चूंकि स्टॉक मार्केट में कुछ गलती ना हो, स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसको देखने वाले हैं, तो आपको ये पूरा प्रोसेस को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर के एक बायर को अपना शेयर्स मिलता है, एक सेलर को अपना शेयर्स बेचने का मौका मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कितना इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। पहले यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आसान नहीं है। बायर और सेलर के बीच में बहुत लंबा रास्ता है। और ये लंबा रास्ता की वजह से ही आप सुनते होंगे कि सेलिंग कर दिए आज एक शेयर्स, लेकिन हमको पैसा मिला 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। अभी अगर मैं एक शेयर्स को बेच दूं, अभी तो नहीं बेच पाऊंगा। शाम के 5 बज गए हैं। शेयर मार्केट जो है ना, वो 9:15 से खुला रहता है। 9:15 से 3:45 तक शायद। तो 9:15 से लेकर के पौने 4 बजे तक वो चलता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का ये टाइमिंग है। अभी अभी तो सीधा 5 बज रहा है, तो अभी मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन मैं करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक शेयर्स में बेच करके दिखाता है। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है। तो ये होता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, अगर मान लो कि मैं आज एक शेयर्स बेच दूं, तो क्या मुझे आज पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पैसा मिलने हमको कल लग जाएगा, या फिर परसों में मिल जाएगा हमको पैसा। परसों कब निकाल पाएंगे अपना पैसा। तो मतलब ये इतना लेट से क्यों हुआ। तुरंत बेच देना चाहिए, तुरंत खरीद लेना चाहिए, इतना लेट से क्यों हुआ। यही आपको मालूम चलेगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए समय लग जाता है। ठीक है, क्या इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं? इस समय को नहीं शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट करने जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा था ना, जब एक आदमी शेयर्स बेचता था, उसको पैसा मिलता था 7 दिन के बाद। फिर ऐसा ऐसा समय आया है कि 5 दिन बाद पैसा मिलने लगा। फिर ऐसा समय आया है कि 3 दिन के बाद पैसा मिलने लगा। और अब जाकर के क्या है कि अगला दिन पैसा मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं T+7 डेज, T+5 डेज, T+3 डेज, T+2 डेज और T+1 डे। अभी T+1 डे चल रहा है, यानी जिस दिन आपने ट्रेड किया, अगला दिन आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरा प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरा प्रोसेस को हम लोग समझ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस पूरा प्रोसेस को समझना। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बायर से। बायर जो कि सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये कैसे खरीदेगा। तो सिक्योरिटीज खरीदने के लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट खोलेगा। कहां पर डीमैट अकाउंट खोलेगा। जैसे बैंक अकाउंट खुलता है तो कहां खुलता है, बैंक में खुलता है। डीमैट अकाउंट कहां खोलेगा, और डीमैट अकाउंट होता ही क्या है। डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पर आपका शेयर सिक्योरिटीज रहता है, आप रखते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आप सिक्योरिटीज रखते हैं। डीमैट अकाउंट का नाम ही है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं डीमैट अकाउंट। इसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइज्ड। ठीक है, मटेरियलाइज का मतलब होता है मटेरियल चीज, जैसे कि जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल चीज। ठीक है, और डी मटेरियल का मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ऑनलाइन है, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो सिक्योरिटीज है ना, सिक्योरिटीज वो एक सर्टिफिकेट के नाम से आता था। सर्टिफिकेट बन करके एक सिक्योरिटीज मिलता था। तो उस सिक्योरिटीज को आप छू सकते थे, इसीलिए वो मटेरियलाइज फॉर्म था। अब वो सिक्योरिटीज जो है ना, वो ऑनलाइन फॉर्म में रहता है, इसीलिए आप उसको छू नहीं सकते हैं, इसीलिए बोलता है डीमटेरियलाइज फॉर्म। तो ऐसा अकाउंट हम लोग खोलते हैं जिसका नाम है डीमटेरियलाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जहां पर सिक्योरिटीज रहता है।
सिंपल यही है कि जहां बैंक अकाउंट में पैसा रहता है, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज रहता है, दैट्स इट। ठीक है। कहाँ कहाँ रहता है? बैंक अकाउंट तो बैंक में खुल जाता है, ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुलेगा? डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी में। कहाँ खुलता है? डिपॉजिटरी में। इंडिया में दो प्रमुख डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। ठीक है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसडीएल, सीडीएसएल आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से डिपॉजिटरी पहचाने। एक था सेबी, एक था आरबीआई, एक था सीडीएसएल, एक था एनएसडीएल, और बोथ सीएनडी। तो आपका आंसर था बोथ सीएनडी, मतलब कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए समझो कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ डिपॉजिट हो रहा हो। क्या डिपॉजिट होगा? डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स डिपॉजिट होगा, है ना। जैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में, है ना, तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? डिपॉजिटरी में है। एनएसडीएल के पास है, सीडीएसएल के पास है, ये लोग रखता है हमारा डीमैट अकाउंट, इन लोग के पास हमारा डीमैट अकाउंट खुलता है। तो बैंक अकाउंट खुलता है बैंक में, डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी में। ओके। और डिपॉजिटरी दो है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। इसके बाद है मेंटेन्ड बाय। ये जो हमारा डीमैट अकाउंट है, इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। बैंक अकाउंट में क्या होता है? आप पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, यही तो आप करते हैं। अब यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? शेयर्स निकालेंगे, शेयर्स डालेंगे, शेयर्स निकालेंगे, शेयर्स डालेंगे। शेयर्स बेचना होगा तो शेयर्स निकाल के बेच देंगे, शेयर्स खरीदना होगा तो शेयर्स खरीद करके ला करके डीमैट अकाउंट में डाल देंगे। यही तो करेंगे आप, है ना। तो आप यहाँ पर आप नहीं करते ये काम। जो शेयर्स निकाल करके बेचना हुआ, शेयर्स डाल देना हुआ, ये काम आप नहीं करते, ये काम करता है ब्रोकर। ठीक है, ये ब्रोकर आदमी करता है, आप नहीं करते हैं। आप सिर्फ डीमैट अकाउंट होल्ड करके रखे हैं, आपको मोबाइल में दिख रहा है कि आपका डीमैट अकाउंट है, लेकिन आप कुछ अब नहीं कर रहे हैं। सारा डीमैट अकाउंट का जो भी काम है ना, आपका ब्रोकर कर रहा है। ठीक है। तो ये जो डिपॉजिटरी है, जिसके अंदर आपका डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट को होल्ड कौन करता है? उस डीमैट अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? ठीक है, ऑपरेट कौन करता है? तो मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। यह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अंदर बैंक्स भी आ जाता है, यानी बैंक्स भी हो सकता है जो डिपॉजिटरी को पार्टिसिपेट करता हो। ठीक है, एफआई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोकर्स भी हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर्स। तो यहाँ पर तो हमारा बात हो गया डीमैट अकाउंट का, कि आप जो है डीमैट अकाउंट खोले। ठीक है, सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खोल दिए कि अभी यहाँ पर आपका शेयर्स रहेगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट कहाँ खोले आप? डिपॉजिटरी में खोल दिए, डन है। इसके बाद आपको खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर, तो आप ऑर्डर दिए कि हमको शेयर खरीदना है, आप ऑर्डर दिए। तो ऑर्डर देने के लिए ना दो तरीके का ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर को आप समझिए, आपको काम बन जाएगा, रटने का दरकार नहीं है, कुछ भी आपको करने का दरकार नहीं है, आप समझिए सिर्फ। आप ऑर्डर करने के लिए गए हैं तो दो तरीके का ऑर्डर है आपके पास, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं मार्केट प्राइस में। मार्केट में अभी 2500 रुपया का चल रहा है शेयर्स, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आप बोल रहे हैं कि जो भी मार्केट में चल रहा होगा, मार्केट प्राइस में हम खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसा ऑर्डर डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट में जो अभी प्राइस चल रहा है उसी पे आप खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब कि आप मार्केट में बोल रहे हैं कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ना शेयर्स का दाम होगा 2450, तब हम कर देंगे। ठीक है, तो जो सेट होगा ना ये लिमिट, वो जब जब आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 2450 रुपया होगा, तब जाकर के आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो आपका ऑर्डर अभी रहेगा, रुक जाएगा, है ना, रुका रहेगा। और दिन भर का वेट करेगा कि दिन भर कहीं पर 2450 रुपया तो नहीं आ रहा है। जब 2450 रुपया मार्केट के अंदर प्राइस हो गया, वैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके का ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया आपको। ठीक है, तो आप पहले ऑर्डर किए आकर, पहले आप डिपेंड अकाउंट खोले। ठीक है, उसके बाद फिर आप ऑर्डर किए। ऑर्डर किए किसको? ब्रोकर को। ब्रोकर कौन कौन होता है? अपस्टॉक्स, ये सब ब्रोकर है। जीरोधा ब्रोकर है, एंजल वन ब्रोकर है, 5paisa.com ये ब्रोकर है, शेयर खान ये भी ब्रोकर है। ठीक है, इसको आप ऑर्डर दिए कि भाई मेरे लिए एक शेयर खरीद दो और मेरा डीमेट अकाउंट में डाल देना, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ कर रहा है मेरा डीमेट अकाउंट के अंदर, कर दो, डाल दो पैसा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि चलो ब्रोकर खरीद के ला दो हमको रिलायंस का एक शेयर। तो ब्रोकर गया स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में एक दूसरा ब्रोकर है जो कि उस सामान बेच रहा था, दूसरा ब्रोकर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स बेच रहा था। ये शेयर्स कैसे बेच रहा था? क्योंकि एक सेलर है, एक सेलर है जो अपना डीमैट अकाउंट से ये ऑर्डर दिया है कि हमको सेल कर दो भाई, ए ब्रोकर साहब मेरा सेलिंग कर दो।
किस चीज को शेयर कर दो, मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर जो है उसको शेयर कर दो 2450 रुपये में शेयर कर दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग का ऑर्डर मारा, ये ब्रोकर के पास पहुंच गया। ब्रोकर जिसके पास शेयर्स पहुंच गया, ये शेयर्स निकाल करके ये क्या किया कि बेच दिया दूसरा ब्रोकर को। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकर के पास पैसा आ गया, शेयर्स आ गया। अब ये क्या किया, शेयर्स को डाल दिया डीमेट अकाउंट में, किसका, बायर का डीमेट अकाउंट में, और इस तरह से शेयर्स आ गया। ठीक है, तो काम कैसे हुआ देखिए। सबसे पहले जो बंदा है वो डीमेट अकाउंट खोला, सबसे पहले बंदा डीमेट अकाउंट खोला। ठीक है, अपना ये डीमेट अकाउंट खोला। इसके बाद ये ब्रोकर को बोला कि ये ब्रोकर, हम ऑर्डर दे रहे हैं तुमको, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर ला दो। तो ब्रोकर इसको देखा, ब्रोकर अच्छा लाना है, ठीक है। ये दूसरा ब्रोकर से बात किया। ठीक है, दूसरा ब्रोकर से बात किया। तो ये जो ब्रोकर है, ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर बेच रहा था। ये कैसे बेच रहा था, क्योंकि एक सेलर है जो कि इस ब्रोकर को बोला था कि भाई तुम सेल कर दो। ये जो है, ये बायर जो है, ये अपना एक ब्रोकर पकड़ा है, सेलर अपना एक ब्रोकर पकड़ा है, और इन दोनों ब्रोकर के बीच में अब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन हो कहाँ रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रोकर है। अब यहाँ तो हो गया कि आपका जो शेयर है ये खरीद लिया, ये तो पेमेंट भी करेगा ना, तो ये पहले पेमेंट करेगा ब्रोकर को, अभी ब्रोकर जो है वो पेमेंट कर देगा दूसरा ब्रोकर को, समझे, और दूसरा ब्रोकर फिर पेमेंट पहुंचा देगा सेलर को। तो यहाँ पर देखिए, शेयर्स आने में बहुत समय लग रहा है और पैसा जाने में बहुत समय लग रहा है ना। तो इसको ही बोलते हैं सेटलमेंट टाइम। इतना आसानी से तुरंत सेटलमेंट नहीं हो रहा, सेटलमेंट में टाइम लग रहा है। कितना देर में सेटलमेंट होता है, T+1 डे, मतलब ट्रेडिंग प्लस 1 डे, जिस दिन ट्रेड हुआ है उसका अगला दिन में होता है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ पाए। ठीक है, चलो, जब ऑर्डर देता है कोई भी, ठीक है, या फिर बायर ऑर्डर दे सकता है या तो सेलर ऑर्डर दे सकता है ना। बायर बोलेगा कि अरे भाई हमको खरीदना है, तो ऑर्डर दे दिया ब्रोकर को, ए ब्रोकर हमको खरीदना है। सेलर भी हो सकता है कि ये भी ब्रोकर को ऑर्डर दे दे, ए ब्रोकर हमको बेचना है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रोकर बेच देगा, तो ब्रोकर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। ठीक है, जैसे ही ब्रोकर बेच देगा तो आपका ईमेल में वो कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, और अगर ब्रोकर आपसे खरीद रहा है तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। ठीक है, तो दोनों केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। जैसे कि बायर के केस में ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा कि आप कितना खरीदें, किस टाइम में खरीदें, आपका यूनिक ऑर्डर कोड क्या है, आप कितना क्वांटिटी में खरीदें, ये सब दे देगा। ठीक है, और जो बेच रहा है उसको भी बता देगा कि किस समय आप बेचे हैं, कितना क्वांटिटी आप बेचे हैं, आपका यूनिक ऑर्डर कोड क्या है, बता देगा। ठीक है, ये काम ये लोग करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ये जान लिए कि कोई बायर होगा तो पहले ये डीमैट अकाउंट खोलेगा, इसके बाद फिर ऑर्डर पुट करेगा, किसको देगा ऑर्डर, ब्रोकर को। तो ब्रोकर क्या करेगा, दूसरा ब्रोकर को कॉन्टेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, ये ब्रोकर जो है इस सेलर का शेयर्स को बेच रहा होगा, फिर ये लोग दोनों मिलकर के, दोनों ब्रोकर आपस में मिलकर के बातचीत करेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और सेलिंग बिक्री कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से फ्लो हमारा चलता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डन है, एक और शॉर्ट में बता दूं क्या आपको, मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बायर है, ये बोलता है ये ऑर्डर दिया है ब्रोकर को। ठीक है, ये ब्रोकर दूसरे को बोला है भाई ये बंदा जो है ना रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता है, तुम्हारे पास है क्या। तो ये वाला ब्रोकर बोलेगा हाँ भाई है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो बेचना चाहता है, ये बंदा बेचना चाहता है, ये सेलर है, ये बायर है। ठीक है, तो ये लोग ब्रोकर लोग आपस में मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और खरीदा बिक्री कर लेगा। ठीक है, ब्रोकर लोग आपस में पैसा भी ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, ये जो पैसा दिया होगा बायर, वो पैसा ये ब्रोकर इसको दे देगा, और ये जो शेयर्स दिया होगा इस ब्रोकर को, ये इसको दे दिया होगा। तो शेयर्स का और रुपया का यहाँ आदान प्रदान हो गया। ठीक है, ये काम होता है, सिंपल यही काम होता है। ठीक है, चलो इतना आपको क्लैरिटी मिल गया, तो ब्रोकर के थ्रू ही काम हो रहा है। ठीक है, और ब्रोकर के थ्रू काम हो रहा है तो समय लग रहा है, समय लग रहा है, तो इसीलिए T+1 डे का सेटलमेंट टाइम है यहाँ पर, है ना। अब स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज और कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिक्योरिटीज को सेल या परचेज कर सकते हैं, है ना। इट इज द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है स्टॉक एक्सचेंज,
सेफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो सेबी का निगरानी में रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेफ होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर घपलाबाजी नहीं होता है। इसके बाद है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज अगर मार्केट के अंदर आएगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली उस शेयर का वैल्यू डिसाइड हो जाएगा, कितना आदमी खरीदना चाहता है, कितना आदमी बेचना चाहता है। तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच नहीं होता है, मैच होता है और प्राइसिंग डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी आता है। इस तरीके का जो मार्केट होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जब आपको मर्जी है तब आप बेच सकते हैं जाकर के अपना जो शेयर है। ठीक है, साथ में यहाँ पर स्पेकुलेशन का भी स्कोप अराइज होता है। किसी को मान लो कि प्रिडिक्ट करके पैसा कमाना है तो वो प्रिडिक्शन भी यहाँ पर कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सट्टा बाजार। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, स्पेकुलेशन मार्केट को बोलते हैं सट्टा बाजार, है ना। चलो, इसके बाद दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आपका जो भी शेयर है वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है। एक है एनएससी, एक है बीएससी। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बीएससी जो है वो 1875 में आया था, सेटअप हुआ था, और एनएससी 1992 में सेटअप हुआ था। एनएससी ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहा है, तो वो जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम उसका क्या नाम है, तो एनईएटी सिस्टम नाम है, नीट सिस्टम नाम है, नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। और बीएससी जो है वो बोल्ट सिस्टम में काम कर रहा है। बोल्ट सिस्टम का मतलब कि बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, एनएससी ने एक इंडेक्स बनाया है, जो इंडेक्स जो है ना जिसका नाम है निफ्टी 50। इसके अंदर 50 कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस दिख रहा है। यानी कि इस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पता कर सकते हैं कि 50 टॉप कंपनी जो है इंडिया का, उसका क्या स्थिति है। अगर निफ्टी बढ़ रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आपको एकदम क्लैरिटी है कि इंडिया में जो टॉप 50 कंपनी है वो ग्रो कर रहा है, इसीलिए निफ्टी 50 बढ़ रहा है। अगर निफ्टी 50 गिर रहा है, इसका मतलब कि हमारा देश का जो टॉप 50 कंपनी है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, सब लॉस में जा रहा है, इसीलिए हमारा निफ्टी भी लॉस में जा रहा है। तो ये जो निफ्टी है, ये इसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से एनएससी ने निफ्टी बनाया है, वैसे बीएससी ने सेंसेक्स बनाया है। निफ्टी ने 50 कंपनी को लिया है, एनएससी ने सिर्फ 30 कंपनी को लिया है। एनएससी जब अपना कैलकुलेशन देता है तो वो अपना बेस बेस वैल्यू लेता है 1000, यानी कि 1000 को बेस माना है और उसके आधार पे वो अपना स्कोर बताता है एनएससी। लेकिन बीएससी जो है वो सेंसेक्स के अंदर 100 बेस वैल्यू लिया है, 100 के मापदंड पे बताता है। ठीक है, एनएससी बेस ईयर लिया है 1995 का और बीएससी बेस ईयर लिया है 1978-79 का। ठीक है, अब स्टॉक इंडेक्स ये एक बैरोमीटर है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, बैरोमीटर का मतलब होता है जिससे आप वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी का वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक स्टॉक इंडेक्स से। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो हमारा इकोनॉमी भी इसका मतलब बढ़ रहा है, इंडेक्स अगर गिर रहा है इसका मतलब हमारा इकोनॉमी भी गिर रहा है। कैसे? क्योंकि टॉप 50 कंपनी का तो ये एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन में कुछ गिर रहा है तो एक्चुअली में भी गिर रहा होगा ना भाई, वही है स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स जो है ना वो 4 बेस पे बांटा गया है। ठीक है, बहुत तरीके का इंडेक्स होता है, बहुत तरह का इंडेक्स होता है, तो जितना तरीके का इंडेक्स होता है उसको हमने कैटेगराइज कर दिए हैं बेस्ड ऑन 4 बेसिस। ठीक है, इंडेक्स जो है ना वो सिंगुलर फॉर्मेट है और इसका प्लूरल होता है इंडिसेस। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोलना कि इंडेक्सेस, ऐसे नहीं बोलते ना, आप बोला इंडिसेस। ठीक है, चलो, ये 4 बेस है, चारों बेस को हम लोग समझते हैं। पहला बेस है व्हेन स्टॉक्स आर बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो बंदा लोग है, जो कंपनी लोग है, उसको इंक्लूड करते हैं, तो उस तरीके का जो इंडेक्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मार्केट एंड मार्केट बेस्ड इंडिसेस। इसी के अंदर निफ्टी 50 आता है आपका और सेंसेक्स आता है आपका। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनी है या फिर टॉप 30 कंपनी है उसका ही एक प्रतिबिंब बनाए हैं, उसका ही एक हम लोग रिफ्लेक्शन बनाए हैं, जिसका नाम हम लोग रखे हैं निफ्टी और सेंसेक्स, है ना। तो इस तरीके का जो भी इंडेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मार्केट या फिर मार्केट बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड। इसके बाद अगर हम लोग स्टॉक्स को पिक करते हैं बेस्ड ऑन सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर का हम लोग अलग अलग इंडेक्स बनाते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, अगर इंडेक्स गिर रहा होगा तो मालूम चल जाएगा कि वो सेक्टर गिर रहा है, अगर इंडेक्स बढ़ रहा होगा इसका मतलब वो सेक्टर बढ़ रहा है। जैसे कि निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, एसएनपी बीएससी एनर्जी। ठीक है, इस तरीके का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं सेक्टोरल इंडिसेस।
इसके बाद होता है कि थीमेटिक इंडिसेस। इसमें क्या होता है, जो कि स्टॉक्स हम लोग पिकअप करते हैं वो इन्वेस्टमेंट थीम्स पे करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट थीम्स। ठीक है, इस पे कौन कौन तरीके का आया है इंडेक्स? निफ्टी 100 ESG, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, S&P BSE सरिया। ठीक है, इसके बाद है अगर हम लोग स्टॉक्स जो है बेस्ड ऑन सम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करते हैं पिकअप, तो उस इंडिसेस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटजी इंडिसेस। इसके अंदर आ गया आपका निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, S&P BSE इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स। देखो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेटजी के बेस पे हम लोग कंपनी को चुने हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ कंपनी ऐसा होता है ना जो कि बहुत डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मतलब कि जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसको फिर अपना शेयर होल्डर में बांटता है। तो डिविडेंड का हिसाब से हम लोग बहुत सारा कंपनी को बांट दिए हैं और वो सब कंपनी का एक इंडेक्स बना दिए। अगर वो इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब हम लोग ये समझ में आ रहा है कि जो डिविडेंड देता है ना कंपनी लोग, वो लोग ग्रो कर रहा है। इसके बाद मान लो कि अगर वो लोग डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि यार जो डिविडेंड नहीं दे रहा है ना वो सब कंपनी गिर रहा है। ये क्लैरिटी हम लोग को मिलता है स्ट्रेटजी इंडिसेस बनाने से। तो बहुत तरीके का इंडिसेस बना रहता है, सभी को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। डन है, चलो स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। मैं देखता हूँ कि कितना समय लगाया हम लोग को। तो 20 मिनट के अंदर, 20-22 मिनट के अंदर हमारा ही क्लैरिटी हो गया। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, आप देख लेना। एक आध गो बस 0.12% होगा जो बचा हुआ होगा, लेकिन हम लोग सब कुछ कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज इतना ही है। ठीक है, आप देख लो यूट्यूब के अंदर 100 वीडियो, मैं बताता हूँ आपको, यही चीज समझ में आएगा, यही चीज आप सीख पाओगे। आप जितना भी बुक पढ़ लो, अब इतना कुछ समझ में आएगा जो कि आपको 20 मिनट में समझ में आ गया। लाइक कर दो यार। चलो, हम लोग ये बात कर लिए कि इंडेक्स जो है एक प्रतिबिंब होता है ना। इंडेक्स क्या है? एक प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है पूरा मार्केट का। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं, बोल दिया जानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, सॉरी, जानना जरूरी नहीं है। हो सकता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर समय है तो देख लो भाई। लेकिन एग्जामिनेशन में समय नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर लो। ठीक है, लेकिन अभी समय है, मैं तो कराऊंगा ही ना, तो चलो मैं कराता हूँ। देखो इंडेक्स कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको देखो आप, पहले हम लोग टॉप 50 कंपनी लेते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप 3 कंपनी लिए हैं, तो यहाँ पर हम टॉप 50 कंपनी लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर। और सेंसेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टॉप 30 कंपनी लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कंपनी का लेकर के एग्जाम्पल समझते हैं। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपका शेयर अभी है मल्टीप्लाइड बाय उसका मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए जो है वो 1 लाख शेयर जो है अपना इशू किया हुआ है। ठीक है, 1 लाख शेयर, उसका मार्केट प्राइस अभी 1 रुपया है। ठीक है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। अगर उसका 1 लाख शेयर थे अभी मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक का दाम जो है वो है 25 रुपया, तो 25 लाख इसका हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि ये शेयर्स है, ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा। ठीक है, इतना आसान सवाल हो सकता है कि पूछ ले, ठिकाना नहीं है, पूछ भी लेता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकला। तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले निकलता है 1 लाख, 1.5 लाख और 50,000। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग IWF लेते हैं। IWF क्या चीज है, ये जो हमारा यहाँ पर शेयर है, ये टोटल शेयर है। यहाँ पर 1 लाख जो है वो टोटल शेयर है। लेकिन मान लो कि इस शेयर्स के अंदर है ना बहुत सारा शेयर्स आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर चुके हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि प्राइवेटली बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं। और इनमें से कुछ शेयर्स है ना आप क्या किए हैं कि कुछ बैंक को आप प्राइवेटली दे दिए थे। ठीक है, बैंक और बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन को आप प्राइवेटली दे दिए थे। तो ये सब मार्केट में है नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में है नहीं। मार्केट में कितना शेयर है ये बताओ। ठीक है, तो मार्केट में 90% शेयर है, मार्केट में 80% शेयर है, मार्केट में 90% शेयर है जिसमें आदमी लोग ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है उतना ही बताओ हमको मार्केट कितना आपका ये है, शेयर्स वहां पर है। तो 90% है, 80% है और 90% है। इसको ही हम लोग कहते हैं IWF। ठीक है, कि फ्रीली कितना अवेलेबल है शेयर्स को खरीदना बेचना, फ्रीली कितना अवेलेबल है, या टोटल का बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीली कितना अवेलेबल है। तो फ्रीली 90% अवेलेबल है ए का केस में,
80%, बी का केस में और सी का केस में 90%। तो इसका मतलब कि फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो 1 लाख का 90% है, 1 लाख 1.5 लाख का 80% है और 50,000 का 90% है। समझे? तो पहले हम लोग ये बात किए कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना, मालूम चल गया। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना, लेकिन उसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट के अंदर है जो कि फ्री फ्लोटिंग है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, वो सब शेयर्स कितना है, उसका शेयर्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो 90%, 80%, 90%, इससे हमारा क्या निकला? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब हर एक कंपनी का वैल्यू के हिसाब से हम लोग वेटेज डिसाइड कर लिए। ठीक है, अगर टोटल 1 है तो 90% कितना होता है? 90% होता है 0.35, है ना। अगर टोटल 1 है तो 1,20,000 कितना होता है? 0.47। और अगर 45,000 है तो ये कितना होता है 1 का? 0.18%, है ना। तो वही बात है, यहाँ पर अगर 100% ले लेंगे ना तो ये 18% हो जाएगा, ये 47% हो जाएगा, ये 35% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 के रेंज में लिखे हैं। वेटेज ऐसे डिसाइड होता है ना, वेटेज परसेंट पे नहीं डिसाइड होता है, वेटेज डिसाइड होता है आपका एक के अंदर अंदर, तो एक के अंदर अंदर ये सब डिसाइड हुआ। बस इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का निकलता है वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पर जब हम लोग का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है, ये निकलता है हम लोग का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट। ठीक है, जैसे हम लोग करंट ईयर के लिए निकाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैसे ही हम लोग बेस ईयर के लिए भी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। बेस ईयर का मतलब कि जब हम लोग जिस साल को बेस ईयर लिए हैं उस साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, उस साल में IWF कितना था, यानी कितना परसेंटेज शेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल था। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिल गया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें हम लोग वेटेज डालें और वेटेज डाल करके निकाल लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जब दोनों हम लोग को मिल गया, करंट में हो गया 96,000 और बेस ईयर में हो गया हम लोग का 71,000। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन 1000 और बेस्ड ऑन 100, ये हम लोग बेस वैल्यू लेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर हम लोग 1000 लेते हैं और सेंसेक्स के अंदर हम लोग 100 लेते हैं। तो निफ्टी के हिसाब से देखते हैं, निफ्टी के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये जो 96,000 है, ये 71,315 का कितना परसेंटेज है 1000 के हिसाब से। अब यहाँ जो निकलेगा, ये जो निकलेगा ना, ये हमारा निफ्टी 50 का स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया आप? ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो भाई, ऐसे भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, ये कहीं नहीं पूछने वाला है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट कैप मल्टीप्लाइड बाय IWF। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू कैसे निकलता है? करंट मार्केट वैल्यू अपॉन बेस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट में फ्रीली कितना फ्लोट कर रहा है, वो सब शेयर का ही हम लोग देखते हैं काम, है ना। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ठीक है, इसको आप देख लो। डन है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बस यही काम था हम लोग का। अब रीडिंग करने की बारी है, डोंट वरी, अब रीडिंग करने की बारी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल which is constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. सिक्योरिटीज का खरीदना और सिक्योरिटीज का बेचना, इस बीच में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है, इसको असिस्ट करना, इसको रेगुलेट करना और इसको कंट्रोल करना, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू सम एक्ट, एक्ट का क्या नाम है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डन है, SCRA। चलो ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझे तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन which provides a platform for buying and selling of existing securities. Its index is a barometer of economy. ठीक है, it promotes safety of transaction and enhances the credit worthiness of individual companies. ठीक है, क्या क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटी आपके पास पड़ा हुआ है उसको एक मार्केट प्रदान करता है, और जो सिक्योरिटी आपका पड़ा हुआ है उसको आप बेच करके आप लिक्विडिटी भी पा सकते हैं।
ये लिक्विडिटी भी देता है और मार्केटेबिलिटी भी देता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का जब डिमांड और सप्लाई का गेम चल रहा होता है तो उसका रियल जो प्राइस है वो निकल के आता है। तो सिक्योरिटीज का प्राइसिंग भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मालूम चलता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेबी अपना निगरानी रखा हुआ है तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सेफली हो जाता है। ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, लोग इक्विटी का पाथ पे जाता है। ठीक है। जो कंपनी है वो अपना इक्विटी बेचता भी है और आदमी को भी ऐसा लगता है कि चलो इक्विटी खरीदेंगे तो हम भी शेयर होल्डर बनेंगे, अच्छा लगेगा। कोविड के टाइम पे बहुत ऐसा कुछ हुआ भी है ना, और अभी भी होते जा रहा है, इक्विटी मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेशन करके पैसा कमाना चाहता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस, वो भी स्कोप यहाँ पर उसको मिलता है। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले कैसा था और अभी कैसा है। पहले वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है जानते हैं, जो ब्रोकर है वो पहले स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेकर के आ गया है। ठीक है। अब ट्रेडर को बेच रहा है, जो खरीदना चाहता है उसको बेच रहा है, कोई बेचना चाहता है उससे खरीद रहा है, वो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, देखो, आप पुराना गाना सुनते हो, ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, नदिया के पार मूवी है ये। अब और देखते हैं जॉबर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन 1980, ये देखो, ये एबीसी ऑस्ट्रेलिया का देखो, बिरला ग्रोथ फंड लिमिटेड, इसका क्या है, पब्लिक इशू आने वाला है। ठीक है। तो देखो, द फिनिक्स इशू, इस तरीके से पब्लिक इशू आता था। देखो, पब्लिक इशू ओपन्स ऑन 7 अप्रैल 1994। पब्लिक इशू मतलब आईपीओ एफपीओ। देखो ये लोग क्या है, ये लोग ब्रोकर है। ये लोग है ना हमेशा ये गणेश जी का प्रणाम करके स्टार्ट करता था अपना काम। देखो सब प्रणाम कर रहा है वहां पर। देखो, ये सब ब्रोकर्स है। ये देखो, सब प्राइसिंग लगा रहा है, ऑक्शन कर रहा है, हम इतना रुपया दे सकते हैं, हम इतना देंगे, अरे तुम मेरा क्यों नहीं ले रहा है, लो साले, वो सब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये लोग, हाँ देखो, इस समय ज्यादा रेगुलेशन था नहीं, तभी सेबी नहीं आया था। सेबी कब आया, 1990 में आया, 1992 में आया। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दो दो कर रहा है ना, तीन तीन कर रहा है, मतलब तीन का प्रॉफिट कमा लिया है, दो का प्रॉफिट कमा लिया है। 85 में खरीदा था, 87 में बेच दिया, दो का प्रॉफिट हो गया, तीन का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो दिखा रहा है। देखो ये बोल भी रहा है ये बात। मजा तो आता होगा धक्का मुक्की में। अरे, ऐसा लगा कि यही है हर्षद मेहता। ये देखो, जब बम ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, ये डॉक्यूमेंट्री देखना बनता है, आप मन करेगा तो आप जरूर देखना। ठीक है। मुंबई मुंबई मनी मैडनेस, ये ठीक है, इसको देखना।
क्या लिखा है? एवरीवन किसिंग, हगिंग, बीटिंग, लाफिंग, डांसिंग, रोमांसिंग, फ्लर्टिंग, फाइटिंग, बीएससी वाला फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। इधर देखो, नाउ स्टॉप लॉस 90s गणेश जी। सही है। चलो, डन है, ये समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग आते हैं वापस अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, चलो। तो देख लिया हम लोग, ये समझे कि पहले कैसे होता था स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और अभी कैसे होता है। अभी तो मोबाइल के थ्रू होता है। अभी का मैं अभी का भी दिखाता हूँ, रुको, अभी का दिखाता हूँ कि अभी कैसे होता है। ठीक है, रुक जाओ, अभी का दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अपना ना, अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन देखते हैं। ज़्यादा ज़्यादा तब देख पाते ना जब मार्केट चालू होता है। अभी तो मार्केट बंद हो गया है। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा, करते हैं, लॉगिन करते हैं। मेरा अपस्टॉक्स एक ब्रोकर है, उसके यहाँ पर मेरा अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, डोंट वरी। नहीं, साइन अप नहीं करना था यार। अच्छा, स्कैन दिस क्यूआर कोड विद द मोबाइल ऐप। तुम ओटीपी से कर लो यार। जीरो वन सिक्स नाइन फोर थ्री। मैं बहुत दिनों के बाद ये चला रहा हूँ, बहुत दिन के बाद। परसों को देखा था थोड़ा सा कि कितना मेरा प्रॉफिट है। एक बार मुझे पैसा का बहुत ज़रूरत पड़ गया था। उस समय मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से लेकर के आऊँ। तो याद आया कि अरे भैंस की आग, मेरा तो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट हमको बताया। देखो आप यहाँ देखो, इतना सारा मैंने 2-3 साल पहले मैंने खरीदा था, तो बहुत सारे स्टॉक खरीद लिया है। ये सब मेरा स्टॉक से। और घिचमिच घिचमिच लग रहा है भैंस की आग। इसको ठीक करके दिखाता हूँ मैं आपको। कुमार आर्यन। हाँ हाँ, चलो। ये मेरा होल्डिंग्स है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये सब मेरा होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स का मतलब कि हम क्या क्या होल्ड करके रखे हैं। हम क्या क्या होल्ड करके रखे हैं। सूरत टेक्सटाइल, ठीक है, अडानी पावर। अडानी पावर का हम 7 शेयर खरीद के रखे हैं, नेट क्वांटिटी 7 है। एवरेज प्राइस क्या है, कितना प्राइस हम खरीदे थे, 111.11, इतना हम खरीदे थे। करंट वैल्यू इसका देखिए कितना है, 3,000। हम खरीदे थे 500 के अंदर, इसका करंट वैल्यू है 3,000। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट में कितना हुआ है, 2709 का प्रॉफिट हुआ है, 350% ऑलमोस्ट। इस तरह से बहुत सारा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सुंदर केमिकल्स, ठीक है, रूबी फिला। ये जो रूबी फिला है ना, ये मैं टेलीग्राम से कोई टिप देता है। टेलीग्राम में बहुत सारा ना चैनल है जो बोलता है कि ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाला शेयर खरीद लो। वो लोग एकदम फ्रॉड होता है। उसके वजह से हम जितना आपको यहाँ पर रेट रेट दिख रहा है ना, वही लोग की वजह से। और जो हम अपना दिमाग लगा कर खरीदे हैं, वो सब में हम आगे बढ़े हैं। इसीलिए जो है ना, इस तरीके में बहुत सारा गड़बड़ भी होता है। यहाँ देखो, इन्फोसिस का है। इन्फोसिस में अभी प्राइस बहुत गिर गया। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी इन्फोसिस में क्या हुआ है आपको मालूम? इन्फोसिस ने आज को बहुत लोगों को फायर कर दिया है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन अच्छा खासा लोगों को फायर कर दिया है इन्फोसिस। जिसकी वजह से इन्फोसिस का शेयर प्राइस गिरा है। देखो, ठीक है, गिरा है, लेकिन मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है, लेकिन आज गिरा है। ये डे पीएनएल है, देखो आप। ये डे पीएनएल, दिन के अंदर कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ठीक है, और ये है ओवरऑल पीएनएल, मतलब कि ओवरऑल मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ओवरऑल मेरा ज्यादा में लॉस नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट किस में है, ये मोतीलाल ओसवाल में। मोतीलाल ओसवाल, देखो, जेंसा टेक, कोल इंडिया, सुपीरियर, ठीक है, अपोलो टायर्स। तो आपको दिख रहा होगा सब के अंदर मैंने कितना क्वांटिटी हेल्ड किया है। ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ होता है। ऑर्डर्स देखो, अभी मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है अपने ब्रोकर को, इसीलिए मेरा ऑर्डर खाली दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं बाय करना चाहूँ तो क्या करूँगा? अपस्टॉक जो है ना, ये नया अभी चालू कर दिया है, इसीलिए ना हमको लग रहा है कि थोड़ा हमको यूज़ करने में गड़बड़ लग रहा है। पहले ही बहुत अच्छा था। यहाँ देखो, यहाँ फंड का ऑप्शन है कि मेरे पास कितना रुपया है। मेरे पास -531 रुपीज़ है।
बताओ, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। देखो, ठीक है, समझ गए आप। ये है, ये हमारा मार्केट है अभी, ये शेयर मार्केट है अभी। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकर से काम हो रहा है, और अभी आप जो देखिए वीडियो, वहां पर कैसे हो रहा था काम। तो ये है आपका प्रेजेंट, और वो हमारा था पास्ट, है ना। एक साथ दिखाएंगे आपको, हाँ। ये है हमारा, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा पास्ट है। देखो, ये हमारा पास्ट था, और ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट आप समझ लिए। पास्ट में क्या होता था, सिक्योरिटीज वर बाउट एंड सोल्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर में ही बाउट हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। ठीक है, थ्रू ओपन आउटक्राई सिस्टम। कौन कर देगा, हम कर देगा, तुम कर देगा, तुम नहीं कर देगा, तुम कर देगा, कितना दे देगा, 25 रुपया, 30 रुपया, नहीं 40 रुपया में, और तुम 60 रुपया में देगा, ठीक है ठीक है, तुमको दे देते, ऐसे करके आउटक्राई सिस्टम एंड ऑप्शन सिस्टम। कौन ज्यादा देगा, तुम ज्यादा देगा, नहीं तुम ज्यादा देगा, तुमसे ले लेंगे, तुम ज्यादा देता है तुमको बेचेंगे, ऐसे। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एकदम खुल्लम खुल्ला होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ब्रोकर है वो सस्ता में खरीद करके बहुत ज्यादा दाम में बेच रहा है, वो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जैसे मिलता है वैसे ही स्टॉक मार्केट में उसका रिफ्लेक्ट कर जाता है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। अभी इन्फोसिस में प्रॉब्लम आया, ठीक है, अभी इन्फोसिस में प्रॉब्लम आया, आज के दिन ही प्रॉब्लम आया है, 10 बजे ये न्यूज आया है, और 11 बजे इन्फोसिस का शेयर प्राइस गिर गया। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसका एफिशिएंसी कितना है, हो गया। ठीक है, तो ये भी है। नहीं तो पहले के जमाने में क्या होता था कि आज इन्फॉर्मेशन आया है तो शेयर मार्केट में प्राइस गिरेगा 10 दिन बाद। ठीक है, तो अभी ये चीज भी अभी इंप्रूव हो गया है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन इंप्रूव हुआ है। ठीक है, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लोगों को मिला है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज पास्ट वर्सेस प्रेजेंट हम लोग देख लिए। फिजिकल फॉर्म वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, आईपीओ में आप अप्लाई किए थे, आपको आईपीओ मिल गया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके पास ये शेयर है। तो आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट आपका घर आता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, डीमैट अकाउंट में सीधा शेयर आ जाता है। तो देन शेयर सर्टिफिकेट नाउ बीइंग शिफ्टेड टू डीमैट सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट को कोई डुप्लीकेट भी कर सकता है ना, शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है चोरी कर ले, शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है कि फेक कर दे कोई, है ना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था फिजिकल फॉर्म, जिसको आप चेंज करके डीमैट सिस्टम लेके आ गया, डीमटेरियलाइज। अब मटेरियल कुछ है ही नहीं, सब डीमटेरियलाइज है, ऑनलाइन है। प्रॉब्लम कैसा आता था, थेफ्ट, फेक, ट्रांसफर डिले और पेपर वर्क। ठीक है, एनएससी और बीएससी के बारे में भी देखते हैं। एनएससी जो है वो 1992 में सेटअप हुआ था ऑन द सजेशन ऑफ फेरवानी कमिटी। ठीक है, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में सेटअप हुआ था एज अ नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ठीक है, एनएससी चलता है नीट सिस्टम पे, मतलब कि नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, विच इज फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और जो बीएससी है ये चलता है बोल्ट सिस्टम, मतलब कि बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इट इज द मेन बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द एनएससी। बीएससी का केस में वो है सेंसेक्स, सेंसेक्स लॉन्च इन 1986, इट इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ बीएससी। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब इसके बारे में देखते हैं कि डिपॉजिटरी कौन होता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होता है। ठीक है, और फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज में। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कॉल आ रहा है, थोड़ा बात करने। हेलो, डिपॉजिटरी का मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका डीमैट अकाउंट खुलता है ना। तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन इंडिया देर आर 2 डिपॉजिटरी, एक है एनएचडीएल, एक है सीडीएसएल। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर, और अगर आप नहीं जवाब देंगे तो आप शर्मसार होकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप एनएचडीएल और सीडीएसएल का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, जो स्टॉक ब्रोकर होता है, बैंक्स होता है,
जो कि आपके बिहाफ में डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कर रहा होता है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व्स एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, which is authorized to who is authorized to maintain the accounts of dematerialized shares। ठीक है, ये डीपीज कौन कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स, एनबीएफसी, ये लोग होता है। ठीक है, अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में तो उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या, तो अगर आपको खरीदना है कोई शेयर्स या फिर बेचना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कोई ब्रोकर को चुनेंगे। ठीक है, और उस ब्रोकर को बोलेंगे कि डिपॉजिटरी के पास मेरा एक डीमैट अकाउंट खोल दो। तो फिर आप ओपन करेंगे अपना डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन कौन होते हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल गया तो फिर आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे ब्रोकर के पास। ठीक है, उसके बाद फिर आप हो सकता है कि लिमिट ऑर्डर दें, यानी कि इतना रुपया में हमको खरीदना है, या फिर आप बोले कि मार्केट प्राइस में जो चल रहा है उसी में खरीदना है। तो लिमिट ऑर्डर होगा जो कि एक लिमिट पे आप बोल रहे हैं, और मार्केट ऑर्डर मतलब कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी में खरीद लो। ठीक है, तो मार्केट में जैसे ही प्राइस वो आएगा वो आपका बिक जाएगा। तो इट मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। हो सकता है कि आपने लिमिट सेट किया 2450 रुपया में आपको खरीदना है, एक सेलर जो है वो 2 घंटा के बाद आया, वो बोला है कि हाँ ठीक है 2450 में हम बेच रहे हैं, तब जाकर के ये दोनों को मैच कर देगा और फिर वो ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास शेयर्स आने का चांसेस बन जाएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा हुआ रहेगा कि टाइम जिस समय आपने खरीदा है, आप कितना रेट में खरीदे हैं, ब्रोकरेज में कितना चार्ज लगा है आपको। ठीक है, एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कितना टैक्स लगा है इस ट्रेड में, वो भी आपको मिल जाएगा। यूनिक ऑर्डर कोड ये भी मिल जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट वाया ईमेल आ जाता है आपके पास। ठीक है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया फिर आपको शेयर्स का डिलीवरी हो जाता है, और फिर पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो उसका पेमेंट ले लिया जाता है। ठीक है, पे इन डे का मतलब होता है जब बायर जो है खरीद रहा है ना शेयर्स तो पेमेंट करेगा। तो जब बायर पेमेंट कर देता है ब्रोकर को, उसको बोलते हैं पे इन डे। और जिस समय ब्रोकर पे करता है सेलर को, उस समय बोलते हैं उसको पे आउट डे। तो पे इन डे जब ब्रोकर को पैसा मिला, पे आउट डे मतलब जब ब्रोकर पैसा दिया। ठीक है, तो पे इन डे पे आउट डे हो गया। सेटलमेंट साइकिल, ये जो पूरा सेटलमेंट होता है, इतना बड़ा प्रोसेस का सेटलमेंट होता है, वो T+1 डेज में भी हो रहा है। ट्रेड प्लस 1 डेज, जिस दिन ट्रेड हुआ प्लस 1 डे, यानी कि आज ट्रेड हुआ तो कल को हो जाएगा आपका सेटलमेंट। ठीक है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, और फिर जो शेयर्स है उसका डिलीवरी हो जाता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर। इसके बाद अब इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स को देखेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। चलो, A stock exchange is created by choosing a group of stocks that represent the entire market or a specific sector। एक सेक्टर का अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उन सेक्टर का ही हम लोग स्टॉक्स चुनेंगे और उसको एक इंडेक्स बना देंगे। तो इंडेक्स किस तरह से काम करेगा? ये एक रिफ्लेक्शन का जैसा काम करेगा ऑफ द इंटायर मार्केट और एनी स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, इसीलिए बोलता है स्टॉक इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय चूजिंग अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स दैट रिप्रेजेंट द इंटायर मार्केट एंड स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, the index value is calculated based on the prices of these selected stocks। ठीक है, whenever the price of any stock changes the value of indexes also changes। ठीक है, इंडेक्स वेटिंग मेथड, इंडेक्स का जो वेटेज हम लोग ले रहे हैं कि इसमें टॉप 50 कंपनी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टॉप 50 कंपनी बदलता हो, बदल भी तो सकता है कि अब देखो कि 6 महीना के लिए ये टॉप कंपनी था, अगला 6 महीना के लिए टॉप कंपनी बदल गया। तो ऐसा भी होता है, टॉप कंपनी बदलता है 6 से 6 महीना के लिए ना, टॉप कंपनी भी चेंज होता है। टॉप 50 कंपनी के अंदर जो भी कंपनी होगा उसी का ही हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स के अंदर हम लोग वेट कैसे लेते हैं, वेटेज कैसे लेते हैं? हम लोग अभी कुछ समय पहले देखें कि वेटेज कैसे लेते हैं। हम लोग वेटेज लेते हैं फ्री फ्लोट के बेसिस पे, मार्केट में कितना शेयर्स खरीदना बेचने का लायक है उस पर ही हम लोग लेते हैं ना। तो वो यहाँ पर बोलेगा आपको कि इंडेक्स का जो वेटेज हम लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, इसका मेथड क्या है। तो इंडेक्स वेटिंग डिसाइड्स हाउ मच इंपॉर्टेंस ईच स्टॉक हैज इन द इंडेक्स विच अफेक्ट द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेटिंग इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द शेयर प्राइस बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ए कंपनी हैज इन द मार्केट।
मार्केट में 1 लाख शेयर है और हर एक शेयर का वैल्यू है 25 रुपया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 25 लाख रुपया। ठीक है। इंडिया में मोस्ट इंडिसेस यूज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, देख लिए हम लोग। फ्री फ्लोट का मतलब कि मार्केट में अभी फ्रीली कितना फ्लोट कर रहा है, फ्रीली कितना शेयर्स है जो कि खरीदा बिक्री जा रहा है, उसको हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को ले लिए, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं लेते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिर्फ लेते हैं। ठीक है। इन दिस मेथड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंजेस एंड नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स ए कंपनी हैज। तो कंपनी के पास हो सकता है कि उसके पास 10 लाख शेयर हो, लेकिन 10 लाख शेयर के अंदर सिर्फ 2 लाख शेयर है जो कि मार्केट में अभी खरीदा बिक्री हो रहा है, तो वह 2 लाख शेयर को ही हम लोग लेंगे जो फ्रीली फ्लोट कर रहा है मार्केट के अंदर। इसीलिए यहाँ जो वेटिंग मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली वेटिंग मेथड। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, दो मेन हमारा इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, दोनों को रीड करते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने देख लिया है सबको, लेकिन फिर भी रीड कर लेते हैं आप। ठीक है, चलो, व्हाट इज इट, इसका क्या नाम है? सेंसेक्स को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स, निफ्टी को बोलते हैं नेशनल 50। ठीक है। सेंसेक्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है टॉप 30 स्टॉक्स ऑफ बीएसई बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और निफ्टी क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ एनएससी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 50 कंपनी या फिर टॉप 30 कंपनी। ठीक है। सेंसेक्स बना था 1986 में। ठीक है, और निफ्टी बना था 1996 में। दोनों जो मेथड ऑफ वेटेज यूज करता है उसका नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे काम करता है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, बेस वैल्यू जो है वो 100 है सेंसेक्स में, और निफ्टी में 1000 है। बेस ईयर जो है सेंसेक्स में 1978 79 है, और निफ्टी में 1995। ठीक है। इसके बाद जो ये हम लोग दो इंडेक्स देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या बस यही दो इंडेक्स है? और इंडेक्स नहीं है? हाँ, और भी तो इंडेक्स है, हम लोग देखे थे अभी, और इंडेक्स है, उसको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पहला है ब्रॉड मार्केट और मार्केट बेस्ड इंडिसेस। इसमें क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बहुत नामी नामी कंपनी लोग का होता है, उन लोग को देख करके फिर हम लोग जो इंडिसेस बनाते हैं, उस इंडिसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मार्केट या फिर मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस। जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये किस तरीके का ही हमारा मार्केट इंडिसेस है? ये पहला वाला तरीके का ब्रॉड मार्केट और मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडिसेस। इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट, मोस्ट लिक्विड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, एसएनपी, बीएससी 200 इंडेक्स। फिर है सेक्टोरल इंडिसेस, सेक्टर के हिसाब से हम लोग इंडिसेस बनाए हैं। जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, एसएनपी बीएससी एनर्जी। ठीक है, दिस इंडिसेस दैट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर। एक मिनट, हेलो, ये तो हमारा हो गया सेक्टोरल इंडिसेस। अब थीमेटिक इंडिसेस को भी देख लेते हैं। थीमेटिक इंडिसेस का मतलब कि कोई एक थीम पे बेस हम लोग कंपनीज को चुने हैं, स्टॉक्स को चुने हैं, और उस पे बेस पे हम लोग इंडेक्स बना दिए हैं। ठीक है, तो दिस इंडेक्स इन दिस इंडिसेस are created based on different investment themes such as Indian manufacturing commodities, Indian consumption, etc. Nifty 100 ESG, Nifty India Consumption Index, S&P BSE 500 सरिया। ठीक है, ये सब। फिर स्ट्रेटजी इंडिसेस, अलग अलग स्ट्रेटजी के बेस पे अगर हम लोग अलग अलग स्टॉक का एक इंडिसेस बना देते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी इंडिसेस। ठीक है, ये हो सकता है कि बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी हो, बेस्ड ऑन यील्ड हो, sorry guys. These indices are designed based on quantitative model or investment strategy to provide a single value to the performance of the underlying companies. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट इंडिसेस। ठीक है, इसके बाद कुछ बचा हुआ है, दो चार बात उसको भी देख लेते हैं, डन हो जाएगा, बस इतना सही है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स किसको बोलते हैं? अंडर वैल्यूड स्टॉक्स किसको बोलते हैं? ओवर वैल्यू का मतलब कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए उससे भी ज्यादा उसका वैल्यू मार्केट में चल रहा है, तो उसको बोलेंगे ओवर वैल्यू हो गया। अंडर वैल्यू स्टॉक्स का मतलब कि स्टॉक का जो एक्चुअल में वैल्यू होना चाहिए ना, उससे भी वैल्यू कम है, इसीलिए वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर शेयर प्राइस जो है ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक्स।
अगर शेयर प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होना चाहिए 2200 रुपए का, लेकिन अभी हो रहा है 3200 रुपये। तो ये क्या है, ये इसका एक्चुअल शेयर प्राइस है, ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो शेयर प्राइस बड़ा है यानी कि ओवर वैल्यूड है। और अगर यही कम रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रहता है 2200 का और शेयर प्राइस इसका रह रहा होता है अभी 1400 रुपये का, तो शेयर प्राइस छोटा है, इसका मतलब कि अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू स्टॉक्स। ये काफी चलन में रहता है, ये बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर प्राइस, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ठीक है, इसके बाद प्राइस ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक्स कितने तरीके का होता है, एक साइक्लिकल स्टॉक, एक डिफेंसिव स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक्स आर दोज स्टॉक्स दैट आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो कि इकोनॉमी पूरा डूब रहा है, ठीक है, तो रियल एस्टेट का दाम जब गिरने लगेगा तो रियल एस्टेट का स्टॉक गिरने लगेगा। तो ऐसा स्टॉक जो गिर रहा है बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द इकोनॉमी, उस तरह के स्टॉक्स को बोलेंगे साइक्लिकल स्टॉक्स। ठीक है, कि जब बूम आता है तो ये इस तरीके का जो स्टॉक्स होता है इसका प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे रिसेशन आता है तो इस तरीके का जो स्टॉक प्राइस गिर जाता है। डिफेंसिव स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो कि अनअफेक्टेड रहता है फ्रॉम द चेंजेस इन द इकोनॉमी। स्टॉक्स दैट आर रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द इकोनॉमी। यहाँ पर रिलेटिवली लिखा हुआ है, यानी कि रिलेटिवली कम अफेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट होगा ही नहीं, होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, इसके बाद रिस्क के बेस पे दो तरीके का स्टॉक्स होता है, एक है ब्लू चिप स्टॉक्स, एक है बेटा स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का स्टॉक्स, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, ये सब का स्टॉक क्या होता है कि ये बहुत रिकॉग्नाइज कंपनीज का स्टॉक है, लार्ज कंपनी का स्टॉक है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ठीक है, शेयर्स ऑफ लार्ज एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बाद बीटा स्टॉक्स क्या है, बीटा स्टॉक्स दो तरीके का स्टॉक्स इसके अंदर आता है, एक है हाई बीटा स्टॉक्स, एक लो बीटा स्टॉक। हाई बीटा स्टॉक्स जो होता है ना वो बहुत रिस्कियर होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा देता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है जिसका दाम है अभी 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये रिस्कियर है, इसका दाम है ना हो सकता है कि 0.1 पर शेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 10 रुपया पर शेयर भी चल जाएगी इसका दाम। ठीक है, इसमें रिटर्न बहुत मस्त मिल रहा है, या तो 10 रुपया हो सकता है या तो 0.1 हो सकता है, लेकिन ये रिस्कियर है। इट इज रिस्कियर बट प्रोवाइड हायर रिटर्न, इसको बोलते हैं हाई बीटा स्टॉक्स, इसमें बीटा हाई है। लो बीटा का सीन क्या है, लो बीटा में क्या है कि वो रिस्कियर तो है, ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं है, उसके अंदर रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, रिस्कियर है कि वो नीचे ही जा सकता है, तो उसको बोलते हैं लो बीटा स्टॉक। ठीक है, लोअर बीटा स्टॉक। ठीक, तो बीटा स्टॉक आपका बेटा या तो हो सकता है कि रिस्की हो और रिटर्न भी देता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिटर्न तो देता नहीं है, खाली रिस्की है। ठीक है, तो लोअर बेटा हो गया, ऊपर बेटा हो गया। ठीक है, ये चीज आज हम लोग समझे और कुछ नहीं समझे। ठीक है, दैट्स इट। छोटा सा जिंदगी है, क्यों ज्यादा पढ़ाई करें, है ना, ऑलरेडी बहुत पढ़ लिए आज। चलो ठीक है, ये सभी है हमारा आज का खेला। इसके बाद कल को हम लोग देखेंगे एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसीलिए मैं आज इसको नहीं कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कल को कराऊंगा। ठीक है, बस यही है आज का जो है। एक बार फटाक से हम लोग इसको समराइज कर देते हैं ना, जो आज हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने आज ये देखा स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ यही देखा है हम लोगों ने, और कुछ नहीं देखा है ना, इसको रीड किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज देखें। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स का एक समूह, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पर एक्सचेंज हो रहा हो। तो स्टॉक मतलब कि शेयर्स, एक्सचेंज मतलब मार्केट, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। डन है। इसके बाद हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक का एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस का एक आपको फोटो दिया गया है। एक बायर अगर कुछ खरीदना चाहता है तो वो कैसे खरीदेगा, एक सेलर कोई बेचना चाहता है तो वो कैसे बेचेगा, ये पूरा प्रोसेस जब आप समझ लेंगे तो आप पूरा स्टॉक मार्केट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बायर को अगर सेलर से खरीदना है तो सबसे पहले बायर क्या करेगा, अपना एक डीमेट अकाउंट खोलेगा। ठीक है, डीमेट अकाउंट के अंदर वो सिक्योरिटीज रखेगा। जैसे बैंक अकाउंट होता है जहां पर हम लोग रुपया रखते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट होता है जहां पर हम लोग सिक्योरिटीज रखते हैं। डीमेट अकाउंट हम लोग कहाँ खोलते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हम लोग बैंक में खोलते हैं, तो डीमेट अकाउंट हम लोग खोलते हैं डिपॉजिटरी के पास। ये डिपॉजिटरी कौन है,
इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा एनएसडीएल और सीडीएसएल में हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया, तो यहाँ पर हमारा शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग कुछ खरीदेंगे तो यहीं पर रहेगा, अगर बेचेंगे तो इस डीमैट अकाउंट से निकल करके बेचा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग डीमैट अकाउंट में डाल रहे हैं, डीमैट अकाउंट से निकाल रहे हैं, ये हम लोग नहीं निकालते हैं, ये हम लोग के बिहाफ में ब्रोकर निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीमैट अकाउंट खोल दिए, उसके बाद फिर हम लोग ब्रोकर को पकड़े और ब्रोकर को बोले कि ए ब्रोकर भाई, हमको एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना है। तो ब्रोकर आपसे ऑर्डर ले लिया। ठीक है, फिर ये स्टॉक एक्सचेंज में गया, वहां दूसरा ब्रोकर को खोजा जो ब्रोकर इसी रिलायंस का शेयर बेच रहा था, तो उसको जाकर के कांटेक्ट किया और उससे शेयर्स खरीद लिया, और आपने जो पैसा दिया था ना, वो पैसा वो उसको दे दिया। वो ब्रोकर जो है, जो बेच रहा था, क्योंकि उसको ना कोई और सेलर बोला था कि ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इसको बेच दो, तो ये ब्रोकर तो जाकर के बेच दिया। अब ये ब्रोकर इस सेलर के पास आएगा, बोलेगा कि देखो तुम जो बोला था बेचने के लिए वो हम बेच दिए, इतना रुपया तुमको मिला है, ये रुपया तुम ले लो। तो ये पूरा सीरीज चलता है। ठीक है, तो ब्रोकर टू ब्रोकर काम होता है। ये जो ब्रोकर एक दूसरे को ढूंढा है, वो कहाँ ढूंढा है? ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ढूंढा है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। एक्चुअली में आप नहीं कर रहे होते हैं, ब्रोकर कर रहा होता है, लेकिन आप जो है आप करवाना चाहते हैं तो आप करवाते हैं। ठीक है, जिस समय आप ब्रोकर को एक ऑर्डर देते हैं कि देखो भाई मेरा ये शेयर खरीदो, तो ब्रोकर आपसे पैसा मांग लेगा, तो आप उसको पैसा दे देंगे। तो आप जो पैसा दे दिए उसको, तो उसको बोलते हैं पे इन डे, जिस डे में आप उसको पैसा दिए हैं ब्रोकर को। ठीक है, ये जो पैसा ब्रोकर लिया है आपसे, ठीक है, ये ब्रोकर दूसरा ब्रोकर को पैसा दिया होगा, तब जाकर शेयर खरीदा है। अब जो दूसरा ब्रोकर है, ये क्या करेगा, जो सेलर है उसको फिर पैसा पहुंचाएगा। तो जब ये ब्रोकर सेलर को पहुंचाएगा, तो उस समय बोलेंगे पे आउट डे, यानी जिस दिन ब्रोकर जो है ओरिजिनल सेलर को प्राइस दिया है। ठीक है, तो प्राइस आपसे ब्रोकर जब लेता है तो एक दिन पहले लेता है, और सेलर को पैसा पहुंचता कब है? एक दिन बाद पहुंचता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि सेटलमेंट जो है वो T+1 डे में हो रहा है, ट्रेडिंग प्लस 1 डे, जिस दिन ट्रेडिंग हुआ प्लस 1 डे। ठीक है, क्लियर? ब्रोकर का एग्जांपल है अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, 5paisa.com, शेयरखान.com, ये सब। ठीक है, पहले ब्रोकर लोग आपस में भिड़ंत करके काम करता था, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो सब कुछ ऑनलाइन बेस पे ही काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेल और परचेस हो रहा है। ठीक है, और फायदा क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? लिक्विडिटी मिलता है, जिसके पास भी शेयर है वो बेच सकता है ना? बेच सकता है तो पैसा मिल जाएगा उसको। हो सकता है कि कोई प्राइमरी मार्केट से खरीदा होगा शेयर्स, अब बेचना चाहता है तो बेच देगा, कहां पर? यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में बेच देगा। ठीक है, सिक्योरिटीज का प्राइसिंग यहाँ पर डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे। दूसरा, स्पेकुलेशन का भी यहाँ पर स्कोप अराइज होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में पब्लिक ट्रेड कर रहा है, पब्लिक ट्रेड कर रहा है, तो सेबी का दिमाग पूरा अलर्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ का जो ट्रांजेक्शन है वो भी सेफ रहता है। एक स्टॉक एक्सचेंज, दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक है एनएससी, एक है बीएससी। ठीक है, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बना था 1992 में, बीएससी बना था 1875 में। एनएससी जो है वो नीट सिस्टम पे काम करता है। नीट सिस्टम का मतलब कि नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। बीएससी जो है बोर्ड सिस्टम में काम करता है, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, एनएससी ने एक इंडिसेस जारी किया है, इंडेक्स जारी किया है। ये जो इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है पूरा मार्केट को। इंडेक्स क्या होता है? एक छोटा सा इंडेक्स होता है जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है पूरा मार्केट का। तो पूरा मार्केट का एक इंडेक्स बनाया गया है जो कि एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है ओरिजिनल मार्केट का। तो अगर ये इंडेक्स भी बढ़ रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट भी बढ़ रहा है, इसीलिए इंडेक्स बढ़ रहा है। अगर ये मार्केट गिर रहा होगा तो ये इंडेक्स भी गिरेगा। तो हम लोग सिर्फ इंडेक्स देख के बता सकते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एनएससी जो इंडेक्स बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी 50, और बीएससी जो इंडेक्स बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 50 कंपनी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लेकिन बीएससी जहां पर सेंसेक्स हम लोग बोल रहे हैं, उस सेंसेक्स के अंदर सिर्फ 30 कंपनी का ही रिप्रेजेंटेशन है। ये जो 50 कंपनी है ये टॉप 50 कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे टॉप 30 कंपनी है, ये टॉप 30 कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ये लोग इंडेक्स बनाया है इसका वेटिंग मेथड क्या है? वेटिंग मेथड का मतलब कि किस वेटेज को लेकर के ये लोग काम किया है? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, एनएससी का जो बेस
ईयर है वो 1995 है और बेस वैल्यू 1000 है। ठीक है, बीएससी का बेस वैल्यू 100 है और बेस ईयर 1978-79 है। ठीक है, स्टॉक इंडेक्स हम लोग समझ गए कि बहुत फायदेमंद चीज है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये बड़ा बड़ा इंडेक्स है जो कि पूरा मार्केट का एक प्रतिबिंब देता है। लेकिन मार्केट में हम लोग अलग अलग सेक्टर को लेकर के भी तो कुछ प्रतिबिंब चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर का भी तो कुछ हम लोग इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो उस तरीके का इंडेक्स को बोलते हैं सेक्टोरल इंडेक्स। ठीक है, अगर हम लोग कुछ थीम के हिसाब से कुछ कंपनी का स्टॉक चुन रहे हैं और उसका इंडिसेस बना रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, उस थीम के बेस पे हम लोग को मालूम चलेगा कि ये इंडेक्स है, तो अगर ये इंडेक्स बढ़ रहा है तो वो थीम वाला जो कंपनी है वही बढ़ रहा है, अगर ये इंडेक्स कम हो रहा है तो वो जो थीम वाला कंपनी है वो भी गिर रहा है। तो इस तरीके का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं थीमेटिक इंडेक्स। एक होता है स्ट्रेटजी इंडेक्स, मतलब कि स्ट्रेटजी के बेस पे हम लोग डिसाइड किए हैं कि ये सब कंपनी मेरा डिविडेंड यील्ड अच्छा देता है, तो ये कंपनी का अलग हम लोग रखते हैं और इस कंपनी का एक इंडेक्स बना देते हैं। जब इंडेक्स बढ़ेगा तो समझ जाएंगे कि ये वाला जो कंपनी है बढ़ रहा है, ये इंडेक्स गिर जाएगा तो ये कंपनी जो गिर जाए। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी के बेस पे इंडेक्स बनाते हैं, जैसे कि कभी डिविडेंड यील्ड को लेकर के कि डिविडेंड कौन देता है, कभी वोलेटिलिटी को लेकर के, ठीक है, कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, तो अलग अलग स्ट्रेटजी को लेकर के भी इंडेक्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स। ठीक है, और जो हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस हम लोग अपना इंडेक्स बना रहे हैं। तो इस तरीके का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडेक्स या फिर मार्केट बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये समराइजेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखें कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब होता है कि अगर किसी शेयर का प्राइस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है तो उसको ओवर वैल्यू कहते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक उसको बोलते हैं अगर शेयर का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ओरिजिनल कितना होना चाहिए इसका प्राइस। ठीक, इसके बाद साइक्लिकल स्टॉक्स उन स्टॉक्स को बोलते हैं जो कि स्टॉक्स इकोनॉमी का चेंजेस के हिसाब से अफेक्ट करता है, जैसे कि रिसेशन आ गया या फिर बूम आ गया, तो इस केस में जो स्टॉक्स पूरा अफेक्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। और अगर ये अफेक्ट नहीं करेगा या फिर कम करेगा तो उसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स उन स्टॉक्स को बोलते हैं जो वो कंपनी का स्टॉक्स है जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसका स्ट्रांग है, हमेशा से मजबूत है, जैसे टाटा कंपनी का स्टॉक्स और रिलायंस कंपनी के स्टॉक्स। बीटा स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स को बोलते हैं जो कि रिटर्न और रिस्क पे बेस है। हायर बीटा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होता है जिसमें हायर रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है और हायर रिस्क भी है। और लोअर बीटा स्टॉक्स उन स्टॉक्स को बोलते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है लो रिटर्न का और वो रिस्की भी है, दोनों है। डन है, तो ये हम लोग आज किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो आपको कंटेंट है इस तरीके का कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसके लिए आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं मुझे। ठीक है, एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ, तो एक लाइक जरूर आप दो, शेयर करो मेरी वीडियो को अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, और अगर आपके पास समय है ना तो आप प्लीज़ मेरे लिए 2 शब्द लिखो कमेंट सेक्शन में, वो मेरा मोटिवेशन बूस्ट करता है, मुझे अच्छा फील होता है। ठीक है, मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ और निहारते रहता हूँ, तो आप कमेंट जरूर करो। और अगर आप मेरा ये वीडियो ऐप के अंदर देख रहे हो तो टेस्टिमोनियल में जाकर के आप कमेंट कर सकते हो, मेरे बारे में कुछ अच्छा शब्द लिख सकते हो। ठीक है, आपका एक टेस्टिमोनियल का शब्द, आपका एक कमेंट आपके लिए सिर्फ 2 मिनट खर्च करेगा, लेकिन वो मेरा 2 दिन स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देगा। ठीक है, और अगर आप मेरा यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करके रखो भाई, सब्सक्राइब करके रखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनसब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन फिर से आना पड़ता है, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने पूरा मार्केट को रिसर्च करके आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।